गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण इन 3 शब्दों से मिलकर बना है। रोकड़ का मतलब क्या है? यहाँ पे कैश में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं हम यहाँ पे? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे नकद व नकद तुल्य। ठीक है, क्या होगा इसमें? नकद व नकद तुल्य। इन तीनों को कैश में इंक्लूड कर रहे हैं। प्रवाह का मतलब क्या होता है? प्रवाह का मतलब हुआ आना जाना। ठीक है ना, कैश का आना जाना। तो प्रवाह 2 तरह से होता है, इनफ्लो भी हो सकता है मतलब अंतर्वाह भी हो सकता है रोकड़ का, और आउटफ्लो भी हो सकता है मतलब बहिर्वाह भी हो सकता है। कैश हमारे पास आ भी सकती है संस्था में, कैश जा भी सकती है। तो प्रवाह 2 तरह से हो गया, इनफ्लो और आउटफ्लो। और ये है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब एक लिस्ट, स्टेटमेंट। ठीक है, तो रोकड़ प्रवाह विवरण क्या हुआ? कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो आउटफ्लो की लिस्ट। अब देखो, ये तो हमने पढ़ लिया इसका जो शब्द का था अर्थ। अब हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विवरण किसी व्यावसायिक संस्था के लेखांकन अवधि में रोकड़ के विभिन्न स्रोतों एवं उपयोगों को दर्शाता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्या बताता है ये? लेखांकन अवधि में रोकड़ के कौन कौन से तो स्रोत में कौन कौन से सोर्सेस थे हमारे पास, रोकड़ संस्था में कहाँ कहाँ से आ रही थी, और उपयोग, और उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ था, कहाँ कहाँ वो जा रही थी। ठीक है, तो कैश का आना और जाना ये सब कब कौन से स्टेटमेंट से देखा जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। आप देखो आगे क्या है। यह विवरण बताता है कि 2 लेखांकन अवधि के मध्य व्यवसाय में किन किन सोर्सेस से रोकड़ प्राप्त हुई और किन किन जो भी पर्पज से हमने उसको अप्लाई किया, उसका एप्लीकेशन हुआ है। तो बस यही है 2 लेखांकन अवधि। क्या? जैसे 2019 की बैलेंस शीट एंड 2020 की बैलेंस शीट। ठीक है, 19-20 की बैलेंस शीट के बीच में कैश कितनी आई है, कितनी गई है, किस किस सोर्सेस से मिली है, किन किन सोर्सेस पे गई है, मतलब अप्लाई हुई है। तो ये सब बताने के लिए हम किस स्टेटमेंट का यूज करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा ये चीज बताई जाती है। अब देखो, इसमें दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज। अब यहाँ पे दे रखा है रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण। हमने अब तक पढ़ा रोकड़ प्रवाह विवरण। अब रोकड़ प्रवाह विवरण पढ़ने के बाद हम देखेंगे रोकड़ प्रवाह है उसका वर्गीकरण। तो रोकड़ प्रवाह हमारे पास संस्था में 3 तरह से होता है। फर्स्ट है परिचालन संबंधी क्रियाओं से, दूसरा है विनियोजन संबंधी क्रियाओं से, और तीसरा है वित्तीय क्रियाएं। ठीक है, वित्तीय क्रियाएं। देखो क्या है इसका मतलब। परिचालन संबंधी क्रियाएं क्या हुई? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब जो व्यवसाय के ऑपरेशन से, संचालन से संबंधित हो। जो रोकड़ प्रवाह व्यवसाय के सामान्य संचालन के अंतर्गत हो, तो वो कौन सी क्रियाओं से संबंधित कहलाई जाती है? परिचालन संबंधी क्रियाओं से संबंधित। अब परिचालन संबंधी क्रियाएं क्या? सेल, परचेज, ये सब है। तो ये सब क्या है? सेल्स, परचेज। अभी हम बिजनेस करते हैं उसमें यही होता है, सेल्स एंड परचेज, और एक्सपेंसेस का पेमेंट करना, ये सब करना। तो ये परिचालन संबंधी क्रियाओं पे खर्चा है। दूसरा है हमारा विनियोजन संबंधी क्रियाएं। विनियोजन मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर रहे हैं? असेट्स में। जैसे कोई असेट्स आप खरीद रहे हैं, कोई आप इन्वेस्टमेंट्स खरीद रहे हैं, या फिर क्या आप इन्वेस्टमेंट्स या असेट्स बेच रहे हैं, या आपने इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखा है, मतलब आपने कहीं के शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, तो उस पर अगर आपको ब्याज मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो ये सब कौन सी क्रियाएं होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और उससे प्राप्त हुआ, इन क्रियाओं से प्राप्त हुआ रोकड़ कैश कहाँ इंक्लूड होगा? विनियोजन संबंधी क्रियाएं हेड में। तीसरा है हमारा वित्तीय क्रियाएं। ये है इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इसमें क्या होगा? इसमें है जैसे आप फाइनेंस कर रहे हैं, कहाँ? जैसे आपने इश्यू कर दिए शेयर्स। ठीक है, लोन आपने ले लिया, कौन सा? लॉन्ग टर्म लोन। और भी जैसे ये है डिबेंचर्स वगैरह, प्रेफरेंसेस का रिडेम्पशन कर दिया, या आपने जैसे शेयर इशू किए हुए थे, तो इशूड शेयर पे आपको क्या पे करना पड़ता है? डिविडेंड। तो डिविडेंड पेड यहाँ आ जाएगा। डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, तो इश्यूड डिबेंचर्स पे क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पेड यहाँ आ गया।
तो इस तरह से इन सब क्रियाओं से जो भी हमारे पास रोकड़ आती है जाती है वो सब क्या होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होगी। ठीक है, 3 तरह का हो गया। फर्स्ट आ गया हमारा बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से जो भी रोकड़ इनफ्लो आउटफ्लो वो इस साइड में आएगा, और फिक्स सेट्स, हमारी फिक्स्ड सेट्स है उसके आने जाने से जो भी रोकड़ प्रवाह हो वो यहाँ आएगा, और हमारे जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है मतलब शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, इनके आने इनके चुकाने पर जो भी होता है कैश का प्रवाह वो इस हेड में आएगा। तो हमारे पास तीनों हो गए, 3 तरह के प्रवाह हो गए। रोकड़ प्रवाह का वर्गीकरण हो गया ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है परिचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। इसमें दे रखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, व्यवसाय के सामान्य संचालन से अर्थात व्यवसाय की मुख्य क्रियाओं से होने वाली रोकड़ अंतर्वाह या बहिर्वाह कैश इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो इस शीर्षक में शामिल किए जाते हैं। ये मैं बता चुकी थी आपको भी। विनियोजन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में क्या है, व्यवसाय में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये क्या है, व्यवसाय में विनियोजन संबंधी क्रियाएं जैसे कौन कौन सी है, विनियोग, स्थायी संपत्तियों का क्रय या विक्रय, या फिर विनियोगों पर प्राप्त आय कौन सी होगी, ब्याज पे मिलेगा। तो अगर हमने डिबेंचर्स खरीद रखे हैं और अगर हमने क्या बोलते हैं शेयर्स खरीद रखे हैं, तो शेयर्स में दोनों होते हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, वो खरीद रखे हैं तो उस पर हमको क्या मिलेगा, लाभांश मिलेगा। तो ये आदि से संबंधित रोकड़ प्रवाह जो इनफ्लो है या फिर जो आउटफ्लो है उसको इस शीर्षक में शामिल किया जाएगा, किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। थर्ड है आपका वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या है, वित्तीय क्रियाएं कैसे, जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैसे, जैसे अंशों व ऋण पत्रों का निर्गमन किया, इससे क्या हुआ, आपकी कैश आई आपके पास। जैसे इशू करेंगे आप शेयर्स एंड डिबेंचर्स, आपको कैश मिलेगी। और लोन आपने रिसीव किया तो आपको लोन अगर आप लेते हो तो लोन जब आप लोगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो कैश आए। अपूर्वाधिकार अंशों का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर रिडेम्पशन करेंगे इट मीन्स आप कैश आपका संस्था से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये आउटफ्लो हो जाएगा। इसी तरह से ऋण पत्रों का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी आउटफ्लो हो जाएगा कैश का। इसी तरह से ऋण का पुनर्भुगतान भी कैश का आउटफ्लो है। ब्याज व लाभांश का भुगतान भी, जो हमने इशू कर रखे थे शेयर्स वगैरह, उस पर ब्याज और लाभांश भी पे करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा हो गया कैश आउटफ्लो हो गया इससे। तो आदि क्रियाओं से होने वाले रोकड़ प्रवाह कौन से, इनफ्लो और आउटफ्लो, इसको इस शीर्षक में, किसमें, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी शीर्षक में शामिल किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। अब हम देखते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने का फॉर्मेट। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रत्यक्ष विधि। अब इसको बनाने का, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड है। फर्स्ट है डायरेक्ट, सेकंड है इनडायरेक्ट। हम पढ़ते हैं डायरेक्ट के बारे में। कैसे, आपको देखो कैसे बनाना होगा। सबसे पहले हेडिंग लिखना आप, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च डैश डैश डैश। ठीक है ना, जो भी आपका ईयर हो 2020 है, 19 है, वो सब आप लिख देंगे यहाँ पे। अब हमारी 3 तरह की एक्टिविटीज थी। फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी थी इसमें, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, 3 एक्टिविटीज पढ़ी अभी हमने, कौन सा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हम ए लिखेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी लिखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और सी लिखेंगे हम यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब एक एक एक्टिविटी को हम डिस्कस करते चलते हैं। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें क्या है, देखो हमें कैश मिलेगा, किससे मिलेगा, बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से। तो कैश रिसीव्स फ्रॉम, अब ये है बिजनेस का जो नॉर्मल ऑपरेशन है, सेल्स, खरीद बेच, यही तो होती है नॉर्मल ऑपरेशन, मतलब सामान्य संचालन की जो हमारी मुख्य क्रियाएं हैं बिजनेस चलाने की। तो सेल्स किया और कमीशन फीस मिलेगी, वो यहाँ जाएगा। अगर रॉयल्टी मिलती है तो वो यहाँ आएगा। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट मिलता है, ये इंटरेस्ट वो वाला नहीं है जो कि हमें किस पे मिल रहा है, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड वो नहीं है जो कि किस पे, विनियोगों पर है। विनियोग मतलब जो अगर आपने डिबेंचर्स खरीद रखे हैं और उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है, तो ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये ऑपरेटिंग इनकम वाला इंटरेस्ट है। जैसे डेटर्स पे मिला इंटरेस्ट या कोई भी और इंटरेस्ट आपको मिलता है, तो वो
ये विनियोग वाला इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स नहीं है, ये अदर इंटरेस्ट है। इसके बारे में क्वेश्चन में गिवन होगा तब आप इसको यहाँ शामिल करेंगे। अदरवाइज अगर कुछ नहीं दिया हुआ, अगर ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डेटर्स है या क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है या नॉन ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ तो आपको क्या करना होगा, ये आप वर्किंग नोट में लिख के आ जाएंगे कि हमने क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव को क्या माना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट माना है, कौन सा, सेकंड, इसका पार्ट माना और यहाँ पे इंक्लूड किया है, ये आप लिख के आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से नहीं दिया हुआ हो तो कि इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, कौन सा वाला, ऑपरेटिंग इनकम है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, तो आप वर्किंग नोट डाल के आ जाएंगे, उसमें लिख देंगे कि इंटरेस्ट रिसीव को हमने क्या माना है, हमने माना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट, इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसा इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। ओके, कैश पेमेंट्स, वो कैश पेमेंट्स आप जैसे आपने सेल्स की, सेल्स कैसे करेंगे, कुछ परचेज करेंगे तभी तो करेंगे। आप परचेज करेंगे, आप मान लो कुछ माल, कच्चा माल परचेज किया, उस पर आपने मजदूरी जो है मजदूर लगा के उसको कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में, तो मजदूरी का खर्चा भी आएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे, आपके इनकम टैक्स भी आएंगे, और यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट भी आएगा। इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा, वो वाला नहीं है, कौन सा, शेयर्स पे और डिबेंचर्स वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ठीक है, जैसे क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, और भी जैसे है क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, लेनदार है उनको, उनका ड्यू अमाउंट था, उस पर कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से इंटरेस्ट है ये। ठीक है, ये है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन में गिवन हो इंटरेस्ट पेमेंट, लेकिन ये नहीं दिया वो हो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब इंटरेस्ट पे किसको किया, क्रेडिटर्स को किया या फिर डिबेंचर्स या लोन पर किया, लॉन्ग टर्म लोन पर, अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ तो आप क्या मानेंगे। अगर देखो शॉर्ट टर्म लोन और क्रेडिटर्स पे किया हुआ हो तो यहाँ आता है, अगर लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो ये आता है अपना, यहाँ आता है ये इंटरेस्ट पेड। ठीक है, और ये इंटरेस्ट पेड, तो यहाँ इंटरेस्ट पेड है, क्रेडिटर्स पे आता है, ध्यान रखना इस बात को, और किस पे आता है, बीपी वगैरह पे भी आ जाता है, और आता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स पे। अगर उन पे आ रहा है तो यहाँ आएगा, अगर उन पे नहीं आ रहा या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो वर्किंग नोट में लिख के आ जाएंगे कि हमने इंटरेस्ट पेमेंट को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट मान के यहाँ शामिल किया है। ठीक है, और ये यहाँ शामिल फिर नहीं होगा, जो भी आप करेंगे उसका वर्किंग नोट में लिख के आएंगे। अब इसके बाद में हो जाएगा, आप क्या करेंगे, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थी, सबको ऐड करेंगे, इसकी कैश जो भी हमें प्राप्त हो रही है और जो भी पेमेंट हो रहा है उसको लेस करेंगे, बच जाएगा यहाँ पे ये नेट बच जाएगा। ये अभी ये देखो, ये है सब पॉजिटिव में, ये प्लस है, जैसे ब्रैकेट कर दिए माइनस है आपका। यहाँ पे देखो ये जो है ये प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, प्लस माइनस में कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे इसका क्या करेंगे, आप इसको बार शो कर देंगे, किस नाम से शो होगा, ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नाम से शो हो जाएगा। इसके बाद में हमारी आएगी सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किससे संबंधित था, लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट, मतलब नॉन करंट या फिक्स्ड नेचर की असेट्स है, उसके लिए एप्लीकेबल होगा ये वाला हेड। अब देखो यहाँ पे, यहाँ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स की ही बात आएगी। इन्वेस्टमेंट्स कौन से, लॉन्ग टर्म, और ये क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स कौन सी, फिक्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो सब चीजें इधर इस तरफ में इंक्लूड होती है। और इस तरफ में कैसे इंक्लूड होती है, अब इनके अकाउंट्स बना के आपको बताया जाएगा इन सब के बारे में। आप एक बार बस ये फॉर्मेट देखो फिर बताते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अब देखो फिक्स एसेट्स है, अगर आप इसको परचेज करते हैं, जब फिक्स एसेट्स जैसे फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग, लैंड, ये सब अगर आप परचेज करते हैं तो क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, ये आ गया माइनस में। इसी तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर आप परचेज करते हैं तो क्या होगा, माइनस में। ठीक है, क्योंकि कैश जा रही है आपकी, अगर जैसे कुछ परचेज करोगे तो कैश जाएगी तो माइनस में शो होगी। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ही आपके पास, आपने उसको सेल कर दिया, फिक्स एसेट्स को सेल करने से क्या हो रहा है, इनफ्लो, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को सेल करने से क्या हुआ, इनफ्लो, तो यहाँ पे आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव, अब जैसे आपने कोई है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर रखे थे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स परचेज करना मतलब आपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीद रखे हैं किसी कंपनी के। अगर आपने शेयर्स खरीद रखे हैं
तो उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। जब डिविडेंड अनाउंस होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा उस पर, तो डिविडेंड रिसीव्ड यहाँ आएगा। इसी तरह से आपने कहेंगे डिबेंचर्स परचेज कर रखे हैं, ठीक है, या फिर लॉन है आपने वो दे रखा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर लॉन जो दिया हुआ है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये क्या हुआ, आपकी इन एक्टिविटीज, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन एक्टिविटीज से ही तो रिलेटेड आ गया है, तो ये हो जाएगा इधर। ये सब हो जाएगा। और यहाँ पे लॉन लिख देते हैं, लॉन गिवन। अगर आपने लोन दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। वो एक तरह से ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है आपके पैसे का। तो ये सब इस तरफ आ गए हैं। अभी एडलेस हो जाएंगे, हेडलेस होके बाहर आउटर कॉलम में दिखा देना। इसका क्या होगा, लास्ट में आउटर कॉलम में जो बैलेंस आएगा, नेट कैश फ्लोज, ओनली इसका बैलेंस है। ये वाला इसका बैलेंस था, ठीक है। ये वाला इस सब का बैलेंस आ रहा है, ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, उससे कैश फ्लो हो रहा है आपका। ये इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है। इनफ्लो होगा तो प्लस में आएगा, आउटफ्लो होगा तो माइनस में, ब्रैकेट में शो करोगे आप, ठीक है। माइनस में आएगा तो क्या करोगे, ब्रैकेट में शो करोगे। ब्रैकेट का मतलब ही माइनस है यहाँ पे। अब ये सी है अपना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या था, देखो एक बात समझो आप, यहाँ पे बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट का एक तो लाइबिलिटी पार्ट होता है और एक होता है असेट्स। असेट्स में दो चीज होती है, करंट असेट्स एंड फिक्स एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे लाइबिलिटीज में भी दो चीज होती है, करंट नेचर का होता है और एक नॉन करंट नेचर का होता है, तो फिक्स भी बोल सकते हैं। करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट, एनसीएल, नॉन करंट लाइबिलिटीज या फिक्स नेचर लाइबिलिटी, ये बोल सकते हैं आप। देखो ये जो करंट का केस है, करंट दोनों की करंट कहाँ से कहाँ पे आएगी, ये होगी रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, ठीक है। जबकि ये बैलेंस शीट की असेट साइड की फिक्स्ड है, ये कहाँ आएगी, बी पार्ट में। बी पार्ट कौन सा है आपका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। वहीं पे ये नॉन करंट लाइबिलिटी, ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इस बैलेंस शीट को देख के आप समझ जाना, ये है करंट एसेट एंड फिक्स एसेट, दो पार्ट होते हैं, करंट एसेट्स और इसकी करंट लायबिलिटीज, दोनों किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का। ये दोनों किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का। ये भी किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का। और जबकि बैलेंस शीट का जो नॉन करंट लायबिलिटीज है वो है सी, फाइनेंसिंग का पार्ट, और ये है फिक्स एसेट्स बी। फिक्स एसेट्स में क्या आ गया आपका, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आ गए। ये सब किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको ये क्वेश्चन फॉर्मेट समझने में दिक्कत नहीं आएगा। अब है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, इसमें है इश्यू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स। शेयर्स एंड डिवेंचर्स इशू की, इशू करने से क्या हुआ, जैसे मार्केट में आपने इशू किया, आपको पैसा मिलेगा, तो कैश आया अपना। कैश अगर आता है, अगर शेयर्स एंड डिवेंचर्स इशू किए किसके लिए, कैश के बदले में इशू करते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पे। और अगर हम किसी असेट्स के बदले में इशू करते हैं तो वो यहाँ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमें इस स्टेटमेंट में वही आइटम इंक्लूड करने हैं जिसके बदले में कैश आ रही हो या कैश जा रही हो, ठीक है। अगर इनके बदले में कोई असेट्स आ रही है, असेट्स जा रही है, तो कोई मतलब नहीं है, कैश आना है, कैश जाना चाहिए। तो इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स फॉर कैश है, तो यहाँ आएगा। लॉन्ग टर्म लोन टेकन है तो वो यहाँ आएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन है तो वो यहाँ आएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, मतलब पेमेंट हो रहा है, जा रहा है कैश, माइनस में यहाँ आ जाएगा। रिडेम्पशन डिबेंचर्स, कैश जा रहा है, माइनस में आ जाएगा। प्रीपेमेंट ऑफ फाइनेंसिंग, रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस लायबिलिटी, ठीक है, ये भी कैश जा रहा है तो यहाँ आ जाएगा। डिविडेंड का पेमेंट हुआ और इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ। डिविडेंड का पेमेंट कैसे होगा, आपने अगर मान लो कोई शेयर इशू कर रखे हैं तो उस पर डिविडेंड भी चुकाना पड़ेगा, डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं तो उस पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो उनका पेमेंट होगा तो वो यहाँ पे आउटफ्लो में आ जाएगा। अब इन सबको एडलेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक अमाउंट, उसको क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, इतना हो गया। इसके बाद में देखो, अब ये तीनों थे ना अपने ए बी सी, ये तीनों को ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए बी सी तीनों को आप यहाँ पे जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, नेट इंक्रीज या डिक्रीज, ब्रैकेट में आएगा। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ब्रैकेट में शो होगा, है ना,
नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो तीनों का ऐड होके आया उसमें ऐड करेंगे हम ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये है बिगनिंग ऑफ द पीरियड मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश या कैश इक्विवेलेंट का बिगनिंग का बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस यहाँ ऐड करेंगे, और जैसे इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द क्लोजिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, इस तरह से आ गया है ये फॉर्मेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये है प्रत्यक्ष रीति से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ये समझाया गया है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इसमें एक था कि ये था हमारा सेल्स एंड कमीशन एंड फीस एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट रिसीव, परचेज, वेजेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, ये सब हमने, और इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब हमने यहाँ इंक्लूड किया। लेकिन मैंने यहाँ पे एक बात बोली थी, आपको बताया था कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी भी कहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। कैसे होता है देखो, अब इसके लिए क्या है, हमें यहाँ पे जितना भी कैश रिसीव हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, प्रत्यक्ष विधि में इसे कैलकुलेट करने के लिए कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे देखो, ये वर्किंग नोट से बना के आएंगे आप क्वेश्चन में। विक्रय से नकद राशि की गणना, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम सेल्स। सेल्स से सबसे पहला फर्स्ट सेल्स कैश रिसीट्स का, तो कैसे करेंगे आप सेल्स की गणना, कैश सेल्स, सबसे पहले कैश सेल्स लिख देंगे। आपको पता है कि आपकी नकद बिक्री कितनी हुई थी वो लिख देंगे। अब आपको ये भी पता है क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है, वो P&L अकाउंट में गिवन है, वो भी आप लिख देंगे। क्या करेंगे फिर आप एट द एंड, मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड BR, इसको लेस करेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बी और बिगनिंग का है बैलेंस, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ BR एंड डेटर्स ऐड करेंगे, और फिर क्या आ जाएगा इन सबको एडलिस्ट करने पर, कैश जनरेटेड फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। हाँ, इसमें नहीं, एडलिस्ट करने पे नहीं आएगा, इनको एडलिस्ट करेंगे, फिर आएगा यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, ये भी हम यहाँ लिख देंगे। फिर आएगा टोटल कैश फ्रॉम सेल्स, कि आपका सेल से टोटल कितनी कैश रिसीव हुई वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा आपका। देखो ये क्या हुआ, देखो फर्स्ट वापस देखो, आपका ये हुआ क्रेडिट सेल्स, सॉरी कैश सेल्स। ये आपको पता है कैश सेल्स कितनी है आपकी। ठीक है, क्रेडिट सेल्स है वो आपको P&L अकाउंट से पता है। ठीक है, इसकी आप कैलकुलेशन यहाँ ना करके आप यहाँ करो, यहाँ पे किया आपने, यहाँ पे आपने इसको लेस कर दिया डेटर्स को, यहाँ पे बिगनिंग को आपने कर दिया। इसको सबको एडलेस किए बाद में, इन तीनों को एडलेस किए बाद में इन तीनों का बैलेंस आ जाएगा यहाँ, किस नाम से, कैश जनरेटेड फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। ठीक है, इन तीनों का बैलेंस यहाँ आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। और इसमें क्या करेंगे हम, क्रेडिट सेल से कैश में किसको जोड़ देंगे, कैश सेल्स को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, टोटल कैश फ्रॉम सेल्स। ठीक है, तो ये जो सेल्स में हमने दिखा रखी है, सेल्स में जो कैश दिखा रखी है रिसीव कैश, वो ऐसे कैलकुलेट होके आएगी। ये मैंने डेटर्स एंड BR अकाउंट बना रखा है, आप चाहें तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअली आपको समझा रखा है, बुक में ऐसा नहीं है, बुक में तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको अगर ऐसे समझ में आए तो ऐसे देख सकते हैं आप। डेटर्स एंड BR अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस BD, प्रारंभिक शेष इधर आ गया डेटर्स और BR का, और क्लोजिंग बैलेंस इधर आ गया। ठीक है, कैश रिसीव्ड, अब ये क्या है, ये यहाँ पे आएगा। फिर ये आप देखेंगे कि क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है, डेटर्स और BR टू सेल्स, एंट्री ये होती है क्रेडिट सेल्स की, तो यहाँ आ जाएगी उधार बिक्री, इनको जोड़ेंगे, इसको लेस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड कौन सी है, क्रेडिट सेल से कैश रिसीव। ठीक है, अब इस क्रेडिट सेल से कैश रिसीव है वो आप यहाँ लिखेंगे, उसमें जोड़ देंगे कैश सेल्स, दोनों को जोड़ेंगे, कैश सेल्स यहाँ आ गई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टोटल कैश फ्रॉम सेल्स। ठीक है, ये हो गया आपका विक्रय से नकद राशि की गणना। दूसरा है क्रय हेतु नकद भुगतान की गणना। क्रय हेतु नकद भुगतान की गणना कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एज गिवन P&L अकाउंट, आपके P&L अकाउंट में दिया हुआ होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, आप उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक
किसका, गुड्स का, ऑफ फिनिश गुड्स। और यहाँ सॉरी लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड इसमें आप करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी, तो ये हो जाएगा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको P&L अकाउंट में गिवन होगा। आप इसमें ऐड करेंगे फिनिश गुड, लेस करेंगे फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, ऐड करेंगे फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इनको सबको आप ऐड लेस करके क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल परचेजेस। आपकी परचेजेस इतनी थी, अब इसमें आप ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स इन बीपी, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स इन बीपी, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल कैश पेड फॉर परचेजेस। ठीक है, ये इस तरह से कैलकुलेट होकर आ जाएगा स्टेटमेंट में, ये हो जाएगा इसमें। फिर क्या है, आप ये तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, ये आप कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे पहले। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट देखिए आप इसका कैसे है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ ऐड होगा, और क्या करेंगे, बाय सेल्स हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनता है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ शो करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग और सेल्स यहाँ करते हैं, और यहाँ पे अपना जीपी आता है। ठीक है, इसके बाद बैलेंसिंग फिगर क्या बचता है अपना, परचेजेस। परचेजेस में क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है सेल्स माइनस जीपी, आप सेल्स माइनस जीपी आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इस तरह से सेल्स माइनस जीपी कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, हमें तो सिर्फ स्टेटमेंट से परचेजेस फाइंड आउट करना था, जो हमने कर लिया। फिर है क्रेडिटर्स इन बीपी अकाउंट। ये कैसे बनता है, प्रारंभिक शेष यहाँ दिखाते हैं बैलेंस बीडी, और अंतिम शेष यहाँ दिखाते हैं बैलेंस सीडी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, बाय परचेजेस, उधार क्रय की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स इन बीपी, तो यहाँ शो हो जाएगा, और इसको ऐड करके इसको लेस करेंगे तो नकद भुगतान, ये क्या है, कैश पेड, ये आ जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया हमारा नकद भुगतान, कि हमने कितना नकद भुगतान किया है, किसके लिए, क्रेडिट परचेजेस के लिए, उधार क्रय के लिए हमारा नकद भुगतान। जैसे देखो ये है कैश पेड टू क्रेडिटर्स इन बीपी, इस स्टेटमेंट से आ गया हमारा। इसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे कैश परचेजेस। ठीक है, जो हमारा नकद में क्रय कितना है वो ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल कैश पेड फॉर परचेजेस। ये देखो यहाँ आ गया परचेजेस के लिए टोटल कैश पेड फॉर परचेजेस। ये कहाँ से आएगा, वर्किंग नोट नंबर 2 से। वैसे ये है शॉर्ट एंड स्वीट, ये आप देख लेना, इजी है ये। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि कैसे होता है, इस तरह से करना जरूरी नहीं, एग्जाम में आपको ओनली कॉन्सेप्ट के लिए बताया हुआ है। वैसे इस स्टेटमेंट के थ्रू आपको सॉल्व करना है, एग्जाम में प्रत्यक्ष स्थिति आती नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि अप्रत्यक्ष स्थिति, इनडायरेक्ट मेथड आता है। प्रत्यक्ष स्थिति आप एक बार समझ लो, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है। बाकी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट मेथड है इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, वो हम इसके बाद देखेंगे। थर्ड है नकद परिचालन व्यय की गणना, कैलकुलेशन ऑफ कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें क्या होगा, एक्सपेंसेस गिवन इन P&L अकाउंट, P&L अकाउंट में जो भी खर्चा दिया होगा वैसे आ जाएगा। इसमें क्या ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगनिंग, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और क्या प्लस करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड, मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर इसको प्लस कर देंगे, दोनों को माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको लेस कर देंगे। इनको एड लेस करेंगे तो क्या आएगा, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस आ गया, ये हमारा हो गया फॉर्मेट पूरा। अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन, आपको ये पूरा देखना है, पढ़ना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, नोट्स आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। ये हो जाएगा, वीडियो पॉज करके आप नोट्स नोट कर लेना। कोई कुछ समझ नहीं आए तो आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं प्रत्यक्ष मेथड से। थैंक यू।